बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एमसीक्यूज करेंगे चैप्टर 4 के। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, शरारती कारोबार वाहिद मलकीती कारोबार की निस्बत होता है कम लचकदार, यानी इसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं की जा सकती क्योंकि तब्दीली करने से पहले हिस्सेदारों की रजामंदी लेना ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है, शरारती कारोबार के मुकाबले में वाहिद मलकीती कारोबार की तश्कील होती है। तश्कील का मतलब होता है शुरू करना। तो शरारती कारोबार वाहिद मलकीती कारोबार की निस्बत शुरू करना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर हिस्सेदारों की तादाद ज़्यादा होती है और अगर रजिस्टर करवाना हो फिर पैसे भी लगते हैं और जो है टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए इस एमसीक्यू का आंसर यहाँ पर गलत लगा हुआ है। इसका सही आंसर है मुश्किल होती है। शरारती कारोबार में हिस्सेदारों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इसमें कम जो हिस्सेदारों की तादाद है वो कम अज़ कम 2 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 20। लेकिन अगर शराकत में बैंक का कारोबार चल रहा है तो फिर कम अज़ कम 2 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 10 होगी। तो मौसी बच्चे के एमसीक्यूज गलत करते हैं। अगर शराकती कारोबार में बैंक का कारोबार चल रहा है तो फिर ये 10 होगी, अदरवाइज ये ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारों की तादाद 20 होगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, शराकती कारोबार में शिरका की कम अज़ कम तादाद, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 होगी। पाकिस्तान में शराकती कारोबार कानूनी शराकत दारी के किस एक्ट के तहत काम करता है? 1932 यानी 1932 के एक्ट के तहत ये काम करता है। शराकती कारोबार में नफ़ा की तकसीम होती है सरमाए की निस्बत, यानी जो हिस्सेदार ज़्यादा पैसे लगाएगा उसको मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा। तो उस जो मुनाफे की तकसीम है वो उनके लगाए हुए सरमाए के मुताबिक होती है। बैंकारी के कारोबार में शिरका की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 10 होती है। शराकती कानून कब पास हुआ? 1932 यानी 1932 में ये पास हुआ था। शराकती कारोबार को रजिस्टर करवाना लाजमी नहीं होता, यानी शिरका की मर्जी पर इन्हिसार कर रहा होता है वो उसको रजिस्टर करवाते हैं या नहीं करवाते। नेक्स्ट है, महदूद शराकती कारोबार का कानून किस सन में पास हुआ? तो महदूद शराकती कारोबार का जो कानून है वो पास हुआ था 1907 में। असल में शराकती कारोबार की मुख्तलिफ इकसाम है, उसमें से एक किस्म है महदूद शराकत की और ये कानून पास हुआ था 1907 में। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो शराकती कारोबार का कानून पास हुआ था 1932 में और महदूद का पास हुआ था 1907 में। वो दस्तावेज जिसमें शराकती कारोबार के क़वायद व ज़वाबित दर्ज होती हैं, यानी शराकती कारोबार को चलाने के मुतल्लिक तमाम क़वायद व ज़वाबित जिस दस्तावेज में दर्ज होते हैं उसे कहते हैं शराकती मुआहिदा। अगर शराकत किसी खास काम के लिए की गई हो, यानी उसमें अगर मकसद मुकर्रर हो तो उसे कहते हैं मखसूस शराकत। शराकती मुआहिदा हो सकता है ज़ुबानी, तहरीरी, लिखी हुई और तहरीरी रजिस्टर, यानी तीनों सूरतों में हो सकता है। लेकिन इसकी बेहतरीन सूरत ये है कि ये तहरीरी और रजिस्टर शुदा हो, यानी लिखा भी हो और रजिस्टर भी हुआ हो, ताकि फ्यूचर में जो है हिस्सेदार एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करें। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज है, शराकती मुआहिदे की बेहतरीन सूरत है तहरीरी और रजिस्टर। अदम मुआहिदे की सूरत में हिस्सेदारों के जायद सरमाए पर, यानी अगर मुआहिदा नहीं हुआ और किसी हिस्सेदार ने ज़्यादा पैसे लगा दिए हैं तो उसको उस पर सूद मिलेगा और उसकी शरह होगी 6% सालाना। यानी जो भी शख्स अगर शराकती कारोबार में ज़्यादा पैसे लगाएगा तो उसको साल के, अगर मुआहिदा नहीं लिखा यानी शराकती कारोबार को करने के मुतालिक क़वायद व ज़वाबित नहीं लिखे हुए, तो फिर जो भी शख्स अज़ाफ़ी पैसे लगाएगा उसको उसके ऊपर सरमाया तो मिलेगा और वो भी जो है मतलब अज़ाफ़ी पैसे मिलेंगे सालाना 6% के हिसाब से। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज है, अदम मुआहिदे की सूरत में, यानी अगर मुआहिदा नहीं लिखा हुआ तो हिस्सेदारों के जायद सरमाए पर शरह से सूद अदा किया जाएगा। मतलब कितनी शरह से दिया जाएगा? 6% के हिसाब से। नाबालिग हिस्सेदार की उम्र होती है 18 साल से कम। बालिग हिस्सेदार की उम्र होती है 18 साल, यानी 18 या 18 से ज़्यादा जो भी हिस्सेदार होता है उसे कहते हैं बालिग हिस्सेदार। नेक्स्ट एमसीक्यूज करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। काइंडली बच्चे, अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकते तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं जो कि डोनेशन देने की इस्तात रखते हैं, इसके ख्वाहिशमंद है। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं, कारोबार में अमूमन काम करने वाले हिस्सेदारों को कहा जाता है, यानी जो पैसे लगाते हैं
اور کاروبار کے انتظامی امور میں شرکت بھی کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کارکن یعنی مستعد قابل حصے دار، کیونکہ وہ انتظامی امور میں شرکت بھی کرتا ہے۔ شراکتی کاروبار میں حصے داروں کی ذمہ داری ہوتی ہے تو غیر محدود ہوتی ہے، یعنی اگر نقصان ہوگا تو نقصان کے ازالے کے لیے یعنی جو کاروبار کے لیے قرضے وغیرہ جو کاروبار کے ذمے تھے وہ ادا کرنے کے لیے ان کی ذاتی جائیداد بھی فروخت ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک شراکتی کاروبار کا بہت بڑا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ رجسٹر نہیں ہوا ہوتا تو اس کا مطلب اس کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے اور حصے داروں کی ذاتی جائیداد بھی فروخت ہو سکتی ہے۔ شراکتی کاروبار میں مستعد حصے دار یعنی جو سرمایہ بھی لگاتا ہے اور انتظامی امور میں شرکت بھی کرتا ہے۔ نیکسٹ MCQ اس کے الٹ ہے غیر کارکن یعنی غیر مستعد حصے دار، اس کو یہاں پر انگلش میں تھوڑا سا غلط لکھا ہوا ہے، اس کو جو ہے سلیپنگ ڈورمنٹ یا نون ایکٹیو پارٹنر کہتے ہیں، یعنی یہ پیسے تو لگاتا ہے لیکن انتظامی امور میں شرکت نہیں کرتا۔ تو یہی چیز یہاں پر MCQs میں لکھی ہے، غیر کارکن حصے دار جو کاروبار میں صرف سرمایہ لگاتا ہے یعنی پیسے لگاتا ہے، اس میں اتنی صلاحیتیں نہیں ہوتی، قابل نہیں ہوتا، اسی لیے وہ انتظامی امور میں شرکت نہیں کرتا۔ شراکتی کاروبار میں اگر عدالت کسی حصے دار کو دیوالیہ قرار دے دے، دیوالیہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا حصہ دار جو کہ اپنی وجائبات یعنی اپنے ذمہ لگائے گی جو ذمہ داریاں تھی، لائبلٹیز تھی، وہ ادا نہیں کر پایا تو اسے کہتے ہیں دیوالیہ حصے دار۔ اگر دیوالیہ ہو جائے کسی بھی حصے دار کا شراکتی کاروبار میں تو پھر شراکت منسوخ ہو جاتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے، جو شراکتی کاروبار کو کرنے کے لیے معاہدہ لکھا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اسے ہم شراکت کا خاتمہ کہتے ہیں۔ اور باقی حصے دار اگر کاروبار کو جاری رکھنا چاہیں تو وہ پھر نئے سے معاہدہ لکھتے ہیں اور شراکتی کاروبار کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہے شراکتی کاروبار میں مجموعی طور پر شامل ہونے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو انفرادی طور پر یعنی الگ الگ انہیں کہتے ہیں پارٹنر، لیکن مجموعی طور پر انہیں کہتے ہیں فرم۔ تو یہ MCQ عموماً بچوں کو کنفیوز کرتا ہے، جو انفرادی طور پر کوئی بھی حصہ دار شراکتی کاروبار میں شامل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پارٹنر، لیکن مجموعی طور پر اسے کہتے ہیں فرم۔ نیکسٹ ہے شراکت داری ختم کرنے کے بعد سب سے پہلے ادائیگی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے پیسے ادا کیے جاتے ہیں بیرونی قرض خواہوں کو، یعنی جو ہم نے فرم کے نام سے قرضہ لیا ہوتا ہے ہم وہ والے قرضے سب سے پہلے اتارتے ہیں، اس کے بعد جو حصے داروں نے قرضے لیے ہوتے ہیں وہ اتارتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہاں پر لکھا ہوا ہے سب سے پہلے ادائیگی کی جاتی ہے، سب سے پہلے پیسے دیے جاتے ہیں بیرونی قرض خواہوں کو، یعنی جو ہم نے اپنی فرم کے نام سے قرضہ لیا ہوتا ہے وہ ہم واپس کرتے ہیں۔ تو یہی تک تھے ہمارے پاس اس چیپٹر کے MCQ، جن MCQ کے اسٹارٹنگ پہ اسٹار لگے ہوئے ہیں وہ لاہور بورڈ میں آ چکے ہیں۔